नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बिल्कुल खुशहाल होंगे, जिंदा दिल होंगे। आज की हमारी चर्चा का विषय जो है वो पॉलिटेक्निक से ही संबंधित है। बहुत सारे मित्रों की बहुत सारी शिकायतों के बाद कि केमिस्ट्री पर भी वीडियो अपलोड होने चाहिए। हम लोगों ने लगातार अब वीडियो अपलोड करना प्रारंभ कर दिया है। इसके पहले भी एक वीडियो केमिस्ट्री पर हम लोग की पड़ चुकी है, रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर आपने ना देखी हो तो जरूर देखें और कम से कम ये बताएं कि ये सेक्शन कैसा रहा। आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक का, वो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, सेकंड टॉपिक होगा। वैसे इसे हमें पहले पढ़ाना चाहिए था। द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं, मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की हेडिंग हम लोग प्रारंभ करें। ये टॉपिक नंबर है हमारा 2। हेडिंग है हमारी द्रव्य यानी कि मैटर। सबसे पहला तो मुद्दा यही है कि सर मैटर किसे हम कहेंगे। ठीक है, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। कोई भी चीज जो हमारे आसपास हमको दिख रही हो, अगर हम उसे कह दे मैटर है तो ये भी अच्छा नहीं होगा। मैटर तो हर जगह चलता रहता है यार, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भी मैटर हो जाता है। लेकिन यहाँ मैटर का मतलब ये है वो चीजें जो स्थान घेर ले, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके पास मास हो। मैंने ध्यान दिए, अगर आप देंगे तो मैंने यहाँ पर मास बोला, वेट नहीं बोला, क्योंकि अगर मास होगा तो अर्थ पर होंगे तो वेट आ ही जाएगा। तो इसलिए दो चीजें आपके पास होनी जरूरी है। एक, ऑक्युपाई स्पेस यानी कि आप जगह छिकाते हो, ठीक है, स्थान घिरते हो, एक शर्त है। और दूसरी शर्त ये मैंने बोला है, घिरते हो। दूसरा मैंने ये बोला कि हैव मास यानी कि आपके पास क्या हो, द्रव्यमान हो। अगर ये दो गुण आपके पास हैं तो हम आपको मैटर यानी कि द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे मैंने पेन ही लिया तो ये पेन भी क्या है, द्रव्य है। क्यों? क्योंकि इसका अपना एक वॉल्यूम भी है, सिलेंड्रिकल है, ये बेलनाकार है। इसका अगर निकालना हो तो बेलन का सूत्र लगाकर यानी कि सिलेंडर का सूत्र लगाकर हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। फिर इसको अगर हम रख दें, तौल दें, तो कुछ ना कुछ वेट आ जाएगा। अब मैंने बोला वेट है, तो वेट के पीछे का रहस्य है कि मास है, क्योंकि वेट बराबर, यहां भी थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, m फॉर मास, यानी कि इसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। और वेट किसे कहते हैं, तो जवाब है W बोलते हैं, और ये होता है m इंटू जी। अगर आप अर्थ पर है तो m इंटू जी आपका वेट कहलाएगा, यानी कि द्रव्य क्या कहते हैं, भार कहलाएगा। हिंदी में हम इसे भार बोलेंगे और इसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इनकी लक्षणों को देखते हुए किस तरीके से स्थान घेर रहे हैं, इनकी बनावट क्या है, इनके अंदर के अणुओं के बीच का स्पेस यानी कि सब एटॉमिक यानी कि एटॉमिकल स्पेस देखने के आधार पर हमने इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। वैसे तो अगर अच्छी और ज्यादा डेप्थ में हम जाएं तो कुल मिलाकर 5 अवस्थाएं होती हैं, पर हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा हमको वहां अंदर तक नहीं जाना है। हम लोग केवल 3 अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे, यानी कि उसके 3 स्टेट्स देखेंगे जो हमको बातचीत इस पर करनी है। ठीक है, वो क्या क्या है, नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों पर हमको साथ साथ चर्चा करनी है। तो एक साथ चर्चा हम रखेंगे ताकि इनका कंपेयर भी होता रहे। तो सबसे पहले इस तरफ ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। इसका मतलब ये हुआ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सबसे पहले तो देखिएगा अंदर की बनावट। कोई भी चीज किस से बना हुआ है, तो जवाब है एटम से, यानी कि अणुओं से। अब ये अणु किस तरीके से अरेंज है, अगर वो अणु एकदम से एक दूसरे से पास पास ऐसे चिपक चिपक कर बने हुए हैं तो उनकी संभावना ये है कि वो ठोस बनाएंगे। ठीक है, और अगर द्रव्य है, लिक्विड है, तो उस स्थिति में इनके बीच का स्पेस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है। और अगर वो गैस है तो संभावना इसकी ऐसी हो सकती है कि मतलब उसके अणु कुछ इस तरीके से हो, फैले हुए हो, दूर दूर हो। तो जब अणुओं के बीच में स्पेस, जिसको हम हिंदी में अंतराणविक या इंटरमोलिकुलर स्पेस अंग्रेजी में बोलते हैं, अगर उनके बीच का स्पेस बहुत ही कम है तो संभावना उसके ठोस बनने की है। अगर थोड़ी सी ज्यादा है तो लिक्विड बनने की है, और बहुत ज्यादा है तो क्या बनेगा, वो गैस बनेगा। यहां पर एक कॉमन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि किस अवस्था में यानी कि किस स्टेट में हमें सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सॉलिड। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि एक जैसे अणुओं के बीच में बल भी लगता है। एक जैसे आइटम हो तो उनके बीच में
एक बल भी लगता है, आकर्षण बल भी हो सकता है। ऐसे बल को हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोहेसिव, यानी कि हिंदी में संसंजयन बल बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर संसंजयन या कोहेसिव बल की बात करें तो ठोस के केस में ये बहुत ज्यादा होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए वो एक दूसरे से पास पास चिपके रहते हैं। ये चीज कॉमन सी बात हो गई। अब एक चीज और देखिएगा, आप कॉमनली जानते हैं कि हमारे पास दो तरीके की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। ठीक है, अब इस चर्चा के पहले मैं थोड़ी सी बात एक बोलना चाहूंगा कि अगर किसी सॉलिड को हम गर्म करें, किसी सॉलिड को अगर हम गर्म करें तो इस बात की संभावना हो सकती है कि वो किस में बदल जाए? लिक्विड में, यानी कि द्रव में बदल जाए। ठोस से वो क्या बन जाए? द्रव बन जाए। और ऐसा हो सकता है कि फिर और हीट कर दे तो द्रव्य से गैस बन जाए। ठीक है, यानी कि लिक्विड से गैस बन जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे कारण ये है कि जब आप इसको हीट देना शुरू करते हैं तो ये जो इसके एटम्स हैं जो कि काफी पास पास हैं, एक दूसरे से धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? दूर होने लगते हैं। और अंतिम अवस्था में इस तरीके का काफी दूरी इनके बीच में बन जाती है और ये गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ेगी वो ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज कॉमन सी बात है, मैंने दो एनर्जी बोली, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, हाफ mv²। और अगर स्थिति ऊर्जा की बात करें तो mgh, यानी कि स्थिति ऊर्जा कब मिलेगी? जब दो लोगों के बीच या अणुओं के बीच स्पेस ज्यादा होगा, जगह ज्यादा होगा। और गतिज कब मिलेगी? जब आपका स्पीड ज्यादा होगा, यानी कि वेलोसिटी ज्यादा होगा, अणु ज्यादा तेजी से गति करते हो। अगर मैं ठोस की बात करूं तो ठोस के जो अणु यानी कि एटम्स हैं वो अपनी जगह पर कंपन कर सकते हैं, उनके पास जगह है ही नहीं चलने की। अगर उनकी इच्छा पैदा भी हो जाए कि लाओ चल लें, तो देखिए पड़ोसी उनको चापे होगा, एकदम से दबाए होगा, बीचों बीच ये है। अब ये थोड़ा बहुत घसक घसक सकते हैं, ये कुछ ऐसा है जैसा किसी बस में 3 सीटर पर कोई बीच में बैठे हुए आदमी की स्थिति, जो बीच में बैठा है वो करा रहा है, ना इधर जा सकता ना उधर जा सकता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। इस स्थिति में जो आपका गतिज ऊर्जा होगा वो भी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी कम होगी। और दूसरी अवस्था में आएंगे, स्पेस कुछ बढ़ गया है, थोड़ा सा आपके लिए मूवमेंट करने का दिखेगा, इतना ज्यादा आप मूव कर सकते हैं, पहले से ज्यादा गति से कंपन कर सकते हैं, चल भी सकते हैं आगे की तरफ। तो आपके पास स्पीड भी आ गई है थोड़ी सी, जगह भी ज्यादा बन गया है, तो दोनों बढ़ रहा है। और ऐसे ही गैस में और ज्यादा, यानी कि जैसे जैसे हम इस अवस्था से उस अवस्था की तरफ जाते हैं, उस स्थिति में हमारे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों में ही साथ साथ वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, बहुत बार ऐसा हम समझते हैं कि किसी चीज को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ठोस को, सॉलिड को, तो उस सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से गैस बनेगा। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी एटम्स हैं जिनको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, इसका नाम क्या है? सब्लिमेशन। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम सब्लिमेशन है। कुछ ऐसे पदार्थ भी है जिनको हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं, जो बीच की अवस्था को गोल कर जाते हैं, मतलब सीधे ठोस से क्या बन जाते हैं? गैस। ये सीधे सॉलिड से क्या हो जाते हैं? गैस की तरफ कन्वर्ट कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कपूर है, ठीक है, कैम्फर है, कैम्फर को आप जलाते हैं तो आपने देखा होगा लिक्विड नहीं बनता, सीधे उसका धुआं काला काला बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई देता, पानी जैसा वो कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन आइस में उल्टा, आइस में देखिएगा, आइस जो आप रखते हैं थोड़ी देर बाद वहां पहले पानी होगा, फिर उसको अगर आप हीट देते हैं तो वो गैस बनेगा। यहां पर देखिएगा हीट देते ही उसमें आग लग जाती है और आग लगते ही तुरंत वो क्या करता है? गैस में बदल जाता है। तो यहां हो क्या रहा, अगर कोई पूछ बैठे कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्यों सीधे सॉलिड से गैस में बदल जा रहे हैं, तो समझिएगा, इसको जो हम हीट देते हैं, इसके अणुओं की काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv², ये वेलोसिटी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ने के नाते ये सॉलिड से सीधे जंप कहां कर जाते हैं? गैस में जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा एग्जांपल है हमारा कैम्फर, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा आयोडीन को भी याद आप रख सकते हैं, आयोडीन भी एक ऊर्ध्वपातन सब्सटेंस यानी कि पदार्थ है। तो ये बीच में थोड़ा सा एक एक्सेप्शन जरूर याद रख लीजिएगा, काफी काम में आता है हमारे। ठीक है, चलिए
कुछ 2-3 बेसिक शब्द हैं, जैसे कभी कभी हमारे पास आ जाता है गलंग यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या है? तो जवाब है जब कोई भी सॉलिड से हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड में बदलाव करते हैं। सॉलिड से जब हम लिक्विड में बदलना शुरू करते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। यानी कि जब हम ठोस से द्रव्य में बदलना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा हिमांक, ठीक है, यानी कि फ्रीजिंग, अंग्रेजी में बोल सकते हैं फ्रीजिंग। आप समझ गए होंगे फ्रिज में क्या हम जमाते हैं, बर्फ जमाते हैं। फ्रिज में हम पानी रख देते हैं और वो पानी थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, हार्ड होकर क्या बन जाता है, आइस में कन्वर्ट कर जाता है। यानी कि जब हम लिक्विड से किस में बदल जाते हैं, सॉलिड में बदल जाते हैं, द्रव से सीधे सीधे हम ठोस में बदल जाते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक यानी कि फ्रीजिंग बोलते हैं। और एक तीसरा है हमारा, वो है क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। बीपी में क्या होता है, तो जवाब है सर बीपी में हमारा जो लिक्विड है, यानी कि सॉरी लिक्विड है, वो सीधा सीधा किस में कन्वर्ट करता है, गैस में। यानी कि लिक्विड से हम किस में बनना शुरू करते हैं, जब गैस में, तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्लियर हो गया? इस समय हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो लिक्विड का प्रेशर है, यानी कि इस द्रव का जो दाब है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं और लिक्विड से गैस बनना शुरू हो जाता है। देखिएगा प्रारंभिक प्रक्रिया में शुरू में जब हम इसको हीट देते हैं तो लिक्विड से गैस तो बनता है, इस दौरान टेम्परेचर बढ़ता रहता है, लेकिन एक ऐसा भी दौर आता है जब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, ये लिक्विड से सिर्फ गैस में ही कन्वर्ट होता रहता है। वही खास तापमान हमारा क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये तीन बातें हैं, इनको भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। एक बात और है, इम्प्योरिटी मिलाने से हमारे हिमांक और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा थिंक करिएगा। ऑब्जेक्टिव में हम लोग आ रहे हैं कि अगर हम कोई इम्प्योरिटी मिला दे किसी पदार्थ में, तो उस स्थिति में उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, बल्कि मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप थोड़ा सा इसको सर्च कर मुझे अगले वीडियो तक कमेंट करिएगा कि किसी भी अगर हम पदार्थ में इम्प्योरिटी मिला दें, यानी कि उसमें कुछ अशुद्धियां मिला दें, तो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं द्रव्य को और भी दूसरे तरीकों से समझते हैं, मैटर को और भी दूसरे तरीके से मैटर से समझते हैं। ठीक है, अब ये जो हम चर्चा करने चल रहे हैं मैटर की, इसमें हम लोग उसके स्पेशली उसको कुछ कैटेगरीज यानी कि उसकी कुछ खासियत देखकर हम उसको वर्गीकृत किए हुए हैं कि उसमें कितना शुद्धि है या कितना अशुद्धि है, इसको ध्यान में रखकर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसे हम दो पार्ट में बांट लेंगे। पहले इस तरफ शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस, और उधर अशुद्ध पदार्थ यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब अगर यहां पर हम शुद्ध पदार्थ की बात करें, तो हमारा जो शुद्ध पदार्थ होता है उसका रासायनिक संघट्ट यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है वो फिक्स होता है। मतलब हैव फिक्स्ड केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि उनका जो कॉम्बिनेशन होता है यानी कि संघट्ट होता है, संघटक होते हैं, वो एकदम क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। उनको आप हेरा फेरी बदला बदली कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें गड़बड़ी पैदा नहीं कर सकते हैं। अब इसको भी ध्यान में अगर रखा जाए तो इसे भी दो तरीकों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो तत्व यानी कि एलिमेंट, और दूसरा यौगिक, अंग्रेजी में कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गया। हम इसको संघट्ट के आधार पर भी अगर बात करते हैं तो दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तत्व में, दूसरा क्या, यौगिक में। एक एलिमेंट बोल सकते हैं, दूसरा क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड। अब एलिमेंट जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब हुआ केवल एक तरीके के अणुओं से वो मिलकर बना है। मतलब 100% उसमें एक ही तरीके के एटम्स मिलकर एक ही जैसे एटम्स
मिल मिलकर ऐसे बने हुए हैं, उसमें किसी और तरीके का आइटम नहीं मिला हुआ है। तो इस तरीके के जो तत्व मिलेंगे या पदार्थ मिलेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। अब अगर इनके लिए बात करें कि कितने एलिमेंट हमारे पास हैं, तो आज के डेट में 108 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में यानी कि आवर्त सारणी में दिए गए हैं। कुल तत्वों की संख्या 108 लगभग बताई गई है और इसमें दिन प्रतिदिन चेंज होगा। हो सकता है 4 साल बाद आप शायद ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है इसमें इनकी संख्या में इजाफा हो चुका हो। अब उनके लक्षणों को देखकर हम लोग इनको 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं जो आप अच्छे से जानते हैं। एक तो धातु यानी कि मेटल, दूसरा अधातु यानी कि नॉन मेटल, और तीसरा उपधातु यानी कि सेमीकंडक्टर। ठीक है, 3 तरीके की चीजें हैं, धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल, उपधातु यानी कि सेमी कंडक्टर। अब इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है, चर्चा तो बाद में इकट्ठे होगी ही टॉपिक्स में, मेटल एंड नॉन मेटल में। सिंपल बात कहें, धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की आदत होती है, अधातुओं में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की आदत होती है, और उपधातु दोनों के बीच की अवस्था है, बीच की अवस्था है, यानी कि दोनों में हम कह सकते हैं ये दोनों के बीच में आता है। ठीक है, जैसी जरूरत वैसा इसका व्यवहार। तो मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, और अधातु जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और देकर अपने ऊपर कैसा चार्ज गेन कर लेते हैं, तो जवाब होगा पॉजिटिव। इनके ऊपर आपको जनरली प्लस मिलेगा, ए बी होगा, हो सकता है डबल प्लस हो, ट्रिपल प्लस हो, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मिलते हैं जब ये दे देते हैं, और ये ले लेने के नाते इनके ऊपर आपको माइनस चार्जेस मिलते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतना माइनस आ जाता है। ठीक है, तो धातुओं के एग्जाम्पल में बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल है, जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये सारे कैसे हैं, हमारे धातु हैं। अधातु की बात कर ले तो अधातु में कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ये सब अच्छे एग्जाम्पल है धातु के। ठीक है, और उपधातु में क्या होता है, बीच की अवस्था होती है, लेकिन मैं फिर यहां अंडरलाइन करूंगा, उपधातुओं का प्रयोग जनरली कहां होता है, तो सेमीकंडक्टर्स का यूज हम जनरली आजकल सोलर सेल बनाने में करते हैं। कई जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है कि जो सोलर सेल होता है वो किससे बनता है, तो जवाब है उपधातुओं से, उसमें भी जर्मेनियम से हम ये बनाते हैं। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन से, 2 चीजें याद रखे रहे, जर्मेनियम और सिलिकॉन, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके, ये पोर्शन आपके समझ में आ गया हो। अब इसमें एक सवाल बहुत पॉपुलर है, उसको बहुत ध्यान से आपको ध्यान देना होगा कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में, अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजन है, भूपर पट्टी मतलब कोर पर, यानी कि ऊपर पृथ्वी के अर्थ पर, यानी कि एकदम टॉप पर, आपको यहां पर, ठीक है, इस जगह पर सबसे ज्यादा क्या प्राप्त होता है। अब यहां देखिएगा, क्वेश्चन पढ़कर चौंक जाते हैं लोग, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसने पूछा सबसे ज्यादा मिलने वाला तत्व, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा मिलने वाला तत्व ये पूछा, एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे ज्यादा मिलने वाला धातु, सबसे ज्यादा मिलने वाला धातु, और तीसरा सवाल हो सकता है सबसे ज्यादा मिलने वाला अधातु। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, आप धातु हैं या अधातु हैं, आपको तत्व तो हम बोलेंगे, तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि तत्व पूछा जाए तो आंसर इसका ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या है, तो जवाब है अधातु भी है। तो इसी सवाल को 2 फ्लेवर में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा मिलने वाला तत्व क्या है, आंसर ऑक्सीजन। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए कौन सी अधातु मिलती है, तो भी आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ ले कि कौन सी धातु सबसे ज्यादा मिलती है, तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम। क्या आंसर रहेगा आपका, एल्यूमिनियम। तो ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तत्व तो आप समझ गए होंगे। अब यौगिकों की तरफ आते हैं स्पेशली। अभी हमने अशुद्ध को नहीं टच किया है, धीरे धीरे आ रहे हैं सब पर। यौगिक, कंपाउंड। ठीक है, अब अगर कोई यौगिक या कंपाउंड कहे तो हम 2 या 2 से अधिक तत्व लेंगे, 2 या 2 से अधिक तत्व लेंगे और उन्हें एक फिक्स रेशियो में, फिक्स इन
फिक्स रेशियो में क्या करेंगे, मिलाएंगे, कंबाइन देम, ठीक है, उनको एक फिक्स रेशियो में मिला देंगे, ठीक है। अगर हम उनको फिक्स रेशियो मिलाते, निर्धारित मात्रा में मिलाते हैं तो उस स्थिति में वो यौगिक कहलाएगा। जैसे आप समझने के लिए थोड़ा सा एक बढ़िया सा एग्जांपल देख लिए, H2O ले लें तो इस समय हाइड्रोजन के कितने हमारे पास अणु हैं, तो जवाब है 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1, तो 2:1 में ये बना हुआ है। लेकिन अगर इसके साथ अभी इसको आप क्या बोलेंगे, वाटर बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर इसी में हमने थोड़ा सा इसके साथ खिलवाड़ कर दिया, H2O2 कर दिया, तो अब पूछेंगे सर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, तो जवाब वो भी 2 हैं। तो अब अगर रेशियो इनके बीच में पूछा जाए तो रेशियो 1:1, रेशियो निर्धारित, नाम भी बदल गया, ये वाटर था यानी कि पानी था, जल था, और ये क्या है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है। क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो नाम भी बदल गया, गुण भी बदल गया। कान को पानी में डाल देंगे, बहरापन हो सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को कान में डालकर हम कान की गंदगी को साफ भी करते हैं। तो ये दोनों में इतना बड़ा अंतर है एक ऑक्सीजन के बढ़ जाने के नाते। तो आप समझ गए होंगे फॉर्मूला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब इन यौगिकों को हम कई प्रॉपर्टियों को देखते हुए कई सारे नामों से कैटेगराइज कर सकते हैं, उनके लक्षणों को देखते हुए, ठीक है। तो आइए उस व्यवहार पर भी चर्चा करते हैं, स्पेशली वाटर के व्यवहार को लेकर, उसका पानी के प्रति कैसा रुख है, जल के प्रति कैसा इसका रुख है पदार्थों का, उसको ध्यान में रखकर हम इसे कई सब कैटेगरी में बांट सकते हैं। जिसमें पहला कैटेगरी हमारा आता है, हिंदी नाम बड़ा ही अच्छा है, ठीक है, हिंदी नाम बड़ा ही अच्छा है, इसका नाम ही आप देखकर समझ जाएंगे, उत्फुल्ल पदार्थ, ठीक है। और अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं एफ्लोरोसेंट, ठीक है, ये बोला जाता है। अब नाम पर अगर आप गौर करें, उत्फुल्ल, हम कहते हैं बड़ा फूल गया हो यार, ठीक है, ये वर्ड जब हम बोलते हैं बड़ा फूल गया हो यार, तो ध्यान दीजिएगा, फूल गौ है यार, ये जब आप बोलते हैं इसका मतलब आदमी फूल गया है, यानी कि मोटा हो गया। समझ में आ गया। और मोटा होने के लिए क्या करना होगा, आप सोचिएगा कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें किशमिश है, ठीक है, किशमिश को मोटा करना है, तो क्या करेंगे, अब रात भर पानी में भिगो दीजिए, ये किशमिश साहब क्या करेंगे, पानी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। यानी कि जो पदार्थ उत्फुल्ल पदार्थ होंगे उनके पास वाटर का अच्छा खासा अमाउंट होगा, ये सबसे बड़ी पहचान है। तो उत्फुल्ल पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो एटमॉस्फेयर को पानी देने के लिए बेचैन है, क्योंकि उनके अंदर पानी भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर मैं 2-3 एग्जांपल लूंगा, ये फॉर्मूले आपको खूब अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि इसका बड़ा ही काम है, ठीक है। हमसे अधिकतर पूछ लिया जाता है कि हरा कशिश का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हरे कशिश का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको याद कर लेंगे, FeSO4 और .7H2O। जितने भी फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं इन्हें स्पेशली आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये अधिकतर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हमारा है पोटास एल्बम, ठीक है, ये तो इंग्लिश नाम हो गया, और हिंदी में इसको कई बार हम लोग अपने घरों में खूब यूज करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं, शेविंग करने के बाद फिटकरी से ऐसे ऐसे पूरा लगाते हैं, क्योंकि ये फिटकरी अगर कहीं कटा फटा हो तो उस घाव को भरने में हमारी मदद करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। तो अगर इसका कोई फॉर्मूला पूछ ले तो इसका फॉर्मूला हो जाता है K2SO4 Al2SO4 thrice.24H2O। आप जरा पानी का कंटेंट देखिएगा, इनके पास जबरदस्त पानी का कंटेंट इनके पास पड़ा हुआ है ना। और एक और भी है, तीसरा धावन सोडा, यानी कि अंग्रेजी में हम कहते हैं इसको वॉशिंग सोडा, सही है। इस वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कोई पूछ बैठे तो ये हो जाएगा Na2CO3 और 10H2O। इन सभी में आप देख सकते हैं वाटर की मात्रा काफी पर्याप्त मात्रा में आपको दिख रही होगी। ये फॉर्मूला अच्छे से रट ले, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मुझे टिक लगाना हो तो मैं पसंद करूंगा पोटास एल्बम, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, उत्फुल्ल पदार्थ तो आप समझ गए होंगे, अब दूसरे पदार्थ की तरफ आते हैं। सेकंड, अगला पदार्थ हमारा आर्द्रता ग्राही पदार्थ, आर्द्रता ग्राही पदार्थ, ठीक है, पदार्थ अंग्रेजी में हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोलते हैं।
ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कभी कभी ऐसा होता है पानी से आपको प्यास लगी हो और आप पहुंचते हैं तो कहते हैं लाओ यार पानी पिलाओ, तो सामने वाले कहता है यार आज जो है हमारी मशीन खराब है, घर में जो मिनरल वाटर की व्यवस्था वो थोड़ी गड़बड़ है, हैंडपंप का पानी है। तो आप कहते हैं यार पी लूंगा तो मेरा तो गला खराब हो जाएगा, मेरी आदत खराब है। तो आप कहते हैं चल रही आओ तनी गलई गटइये झूर के ले। तो यहां पर मैं ये आर्द्रता ग्राही पदार्थ जब बोल रहा हूं तो मेरे कहने का सेंस ये है कि ऐसे पदार्थ हैं जो अपने गले को केवल गीला कर लेते हैं, मतलब ये नमी एब्जॉर्ब तो करते हैं पर एहसान के साथ, मतलब केवल अपना गला झीमा कर लेते हैं। ये इतना पानी नहीं पीते कि तृप्त हो जाए। तो इनके अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि पानी तो लेते हैं लेकिन पानी लेकर सेचुरेट नहीं होते हैं। अंग्रेजी वर्ड है सेचुरेट होना, हिंदी शब्द है असंतृप्त होना, मतलब ये उतना पानी नहीं पीते कि एकदम तृप्त हो जाए। जैसे एग्जाम्पल में सबसे पसंदीदा है CaO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको मालूम हो तो इसको हिंदी में बोला जाता है बिना बुझा चूना। क्या बोला जाता है? बिना बुझा चूना। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग मालूम है? लाइम वाटर, स्लैग्ड लाइम। तो जवाब है क्या बोला जाएगा? बोलिए इसे क्या नाम देते हैं हम लोग? CaO को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बिना बुझा चूना हम लोग बोलते हैं, वैसे कैल्शियम ऑक्साइड है ये है, लेकिन एक नाम और भी है इसका, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम, लाइम वाटर किस नाम से जानते हैं? बता सकते हैं? बोले भाई, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या नाम है इसका इंग्लिश, ठीक है। और एक और भी है, इसको भी ध्यान दे दीजिएगा, CaOH ट्वाइस, इसे आप लोग क्या बोलेंगे? तो इन दोनों के नाम जरूर खोजेंगे। यहां पर हम आपको बता दें क्योंकि हमारे लिए बहुत काम का है, बिना बूझा के नाम से बहुत बार हमसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना बुझे चूने का क्या फॉर्मूला है, तो आंसर है CaO, ठीक है। ये पदार्थ हो गया। और भी एक पदार्थ आप ले सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट भी इसी टाइप का है, जो पानी तो लेता है लेकिन पूरा पेट भर नहीं लेता। अगर यही पेट भर लेने लगे तो उसे क्या कहेंगे? तो जवाब होगा तब इसका नाम हो जाएगा प्रस्वेद पदार्थ, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो जमकर पानी पीते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम होता है डिलिक्विसेंट, डिलिक्विसेंट सब्सटेंस, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हैं लिक्विड शब्द आ गया है, मतलब ये पानी में डूब जाते हैं, मौका मिल जाएगा उसमें पूरा उतर जाएंगे और जमकर पानी पी लेंगे। तो ऐसे पदार्थों के लिए अच्छा एग्जांपल्स में है सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड यानी कि NOH और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके अच्छे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पदार्थ यानी कि यौगिक वाला जो खंड है अच्छे से समझ में आ गया होगा। उत्फुल्ल पानी से भरा हुआ, आर्द्रताग्राही पानी लेंगे लेकिन एहसान की तरह, और प्रस्वेद पानी पिएंगे और सेचुरेट हो जाएंगे, मतलब अब और पानी पीने की कोई गुंजाइश इनके पास नहीं बचेगी, ये पूर्ण रूप से पानी पीकर तृप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अशुद्ध पदार्थ की तरफ। यहां पर सबसे बड़ी बात तो पहले ही शुरू करते हैं, इसका नाम में यही बोल दिया जाए, ये इम्प्योर होने के पीछे चक्कर क्या है? इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो फिक्स रेशियो में नहीं होगा, फिक्स रेशियो में नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अब अगर इनकी बात करें तो ये फिक्स रेशियो में नहीं, ऐसे ही ले लिया उजूल फजूल मिला लिया, काम खत्म, ठीक है। इसीलिए इसे दो कैटेगरी में भी बांट दिया गया। पहला समांगी मिश्रण, पहला समांगी मिश्रण, अंग्रेजी में होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस मतलब मिलाने पर दो लोगों को या दो से अधिक लोगों को एक साथ मिलाया जाए और मिलाने पर उनकी अवस्था कॉमन हो जाए। जैसे मैंने चीनी लिया, मैंने पानी लिया और दोनों को एक दूसरे से मिला दिया तो क्या बन जाएगा? शरबत। शरबत में चीनी जो है वो हमारी गायब हो चुकी है, वो भी उसी लिक्विड अवस्था में आ चुकी है, मतलब पानी के अंदर क्या कर रही है? डिजॉल्व हो गई है। तो इस तरीके का जो मिश्रण है वो हमारा क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण, ठीक है। इसमें एकदम से एक दूसरे में आपस में गुथ जाते हैं। दूसरा विषमांगी मिश्रण, मतलब आप घोलना तो चाहते हो, ठीक है, विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस, क्या बोलते हैं इसको हम? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है? तो जवाब है सर यहां मिलाएंगे तो, लेकिन पदार्थ एकदम अलग अलग बैठे होंगे, जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। आपको कोई पूछने जांचने वाला नहीं है, शादी में कहीं पहुंच गए हैं जबरदस्ती बिना कार्ड के, तो किसी किनारे में घुसकर खाना खा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कोई देख ना ले,
ठीक है, तो ऐसा ही है। अब यहां पर देखिए मैंने चीनी अगर पानी में मिलाया तो घुल गया, शरबत बन गया। ठीक है, और अगर यहां पर आ जाएं तो यहां पर मैंने चीनी में बालू डाल दिया या रेत डाल दिया, ऐसे समझ लें, तो वो रेत क्या करेगा, लाख आप चम्मच घुमाओ, जब चम्मच घुमाना बंद करोगे नीचे यहां पर बैठा हुआ आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके का जो मिक्सचर होता है वो आपका क्या कहलाता है, विस्मांगी मिश्रण कहलाता है। विस्मांगी काफी इंपॉर्टेंट है, हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे रक्त क्या है, बारूद क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। अभी क्वेश्चन के जरिए मैं वो सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। ये बहुत ही कॉमन सवाल है, इस पर हमसे ये सब सवाल बनते हैं, पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अशुद्ध पदार्थ और समांगी और विस्मांगी मिश्रण। अब यहां पर मैं कुछ हटकर भी पदार्थों की कैटेगरी को आपको समझाना चाहूंगा, कुछ विशेष तरीके के पदार्थ जो हम अपने आसपास पाते हैं, कुछ खास उनमें लक्षण देखे जाते हैं, तो उनको कुछ विशेष नाम भी दे दिया जाता है। ठीक है, कुछ प्रोसेस बताऊंगा जो हमारे क्वेश्चंस में बीच बीच में आ जाते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें सबसे पहला जो आपको चीज मुझे बताना है वो है आश्वन। ठीक है, आश्वन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, अब ये शब्द सुनकर आपको समझ में आ गया होगा। डिस्टिलेशन क्या है, प्योर वाटर यानी कि शुद्ध जल पाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, और ये है क्या, इसमें सबसे पहले हम जल को क्या करते हैं, वाष्प में बदलते हैं। ठीक है, यानी कि लिक्विड को गैस बनाते हैं। ठीक है, वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं। पहले गर्म कर कर वाष्प बना लिया और फिर ठंडा करते हैं, कूलिंग करते हैं और फिर जल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे जल बड़ा ही शुद्ध प्राप्त होता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आश्वन यानी कि डिस्टिलेशन। बहुत कॉमन सवाल है, शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए, प्योर वाटर प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या है, डिस्टिलेशन। ऐसे छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देते रहिए। अगला है हमारा अपरूपी पदार्थ। ठीक है, सब बहुत पॉपुलर चीजें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपरूपी पदार्थ यानी कि एलोट्रोप्स। ठीक है, अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। क्या है ये, नाम से जरा ध्यान दीजिए, अपरूपी, एक जैसे रूप वाले, मतलब मिलते जुलते रूप वाले अपरूपी पदार्थ। अब इनकी खासियत ये है कि अगर मैं बात करूं कि ये किन चीज से बने हैं, तो उनका बनने वाला जो तत्व है वो लगभग सेम होगा। ठीक है, लेकिन उसमें अंकों में कुछ संख्या में कुछ भेद होगा, जिसके नाते उनका एकदम कैरेक्टर ही अलग होगा। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अपरूपी। जैसे ऑक्सीजन और ओजोन। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस है जो जीवन प्रदान करती है ना, ये जीवन प्रदान करती है, ये ना हो तो हमारे लिए जीवन मुश्किल है। और O3 ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर कहां पाई जाती है, तो जवाब है पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है और ये हमें यूवी किरणों से बचाती है। अब ये फिजिक्स के लिए अच्छा सवाल है कि ओजोन लेयर का क्या वर्क है, तो जवाब है सर ये यूवी किरणों से, धूप पे यानी कि प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की या हमारी रक्षा करता है। अगर ये अल्ट्रावायलेट हमारे तक आ जाए तो क्या हो जाएगा, बुराई क्या है, तो जवाब है हमें स्किन डिजीज होने लगेंगी, जिसमें कैंसर तक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये O3 है। अब एक बात और समझिए, जहां O2 जीवनदायिनी गैस है वहीं O3 विषैली गैस है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और इसकी महक कैसी होती है, ये एक बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है और कई सारे अन्य एग्जामों में भी ये पुटअप किया गया कि इसकी स्मेल कैसी होती है। तो उसको याद रखे रहिएगा, ये सड़ी मछली की तरह इसका स्मेल होता है। ओजोन लेयर की महक कैसी है, सड़ी मछली की तरह, वेरी स्मेल इसकी बैड होती है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इन चीजों को देख ले, फॉर्मूला OT और O3, एक इसका संख्या बढ़ गया, इंक्रीमेंट हो गया इसमें और मामला गड़बड़ा गया, स्मेल तक बदल गया, कैरेक्टर बदल गया, व्यवहार बदल गया। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे अपरूपी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला समावयवी पदार्थ। समावयवी पदार्थ यानी कि आइसोमर, इस पर अभी बड़ी चर्चाएं हैं, आइसोमर, आइसोबार, आइसोटोप। ठीक है, अभी बस काम भर की बातें समझ लें। दो पदार्थ जिनके फॉर्मूले यानी कि अणुगत फॉर्मूले जो हैं, एटॉमिक फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सेम हो, हैव सेम एटॉमिक फॉर्मूला। यहां देखिएगा फॉर्मूला अलग है, O2 है और O3 है। एटॉमिक फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा, पर कैरेक्टर जो होगा वो एकदम भिन्न होगा। कैरेक्टर जो होगा वो एकदम अलग, कैरेक्टर अलग, एकदम व्यवहार दोनों का अलग।
अब इसमें अमोनियम साइनाइड और दूसरा आप यूरिया का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसका फॉर्मूला दोनों का कॉमन है हमारे पास, वो है CO और CON2H4। दोनों का फॉर्मूला सेम है पर करेक्टर अलग अलग है। जहां हमारा साइनाइड जो मैंने बोला अमोनियम साइनाइड एक जहरीली चीज है जिसे खाने से आदमी मर भी सकता है, वहीं दूसरी तरफ हमारा जो यूरिया है वो हम खेतों में यूज करते हैं, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए काफी लाभदायक है। तो दोनों के कैरेक्टर अलग अलग, लेकिन अगर कोई पूछे फॉर्मूला एकदम हूबहू, एकदम लाइन बाय लाइन सेम, केवल इनकी बनावट जब देखेंगे, स्ट्रक्चर का जब हम बनावट देखेंगे, इस फॉर्मूले को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, तो वो दोनों एकदम अलग अलग है, स्ट्रक्चर इनका अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव शुरू करने चल रहा हूं, तो पहले ही पूछ लूं कि दो तरीके के आप लोगों ने पढ़ा है फास्फोरस, रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, यानी कि लाल फास्फोरस और क्या कहते हैं सफेद फास्फोरस। ये क्या है, मतलब ये कैसे पदार्थ, अगर कोई पूछे तो जवाब होगा सर एलोट्रोप्स है। दोनों में फास्फोरस है, ठीक है, यानी कि उनका ये चीज सेम है बिल्कुल। ठीक है, बाकी करेक्टर अलग अलग है। तो रेड और व्हाइट फास्फोरस अच्छा एग्जांपल है एलोट्रोप्स का, O2 O3 अच्छा एग्जांपल एलोट्रोप्स का। ये सब कॉमन सवाल है, आते रहते हैं। तो आइए कुछ सवाल पूछते हैं, देखते हैं कितना आपने सीखा समझा, और ऐसे क्वेश्चंस जो कुछ हमने इसमें नहीं बताए होंगे वो भी कुछ इंक्लूड होंगे। जैसे पहला ही सवाल मैं पूछ रहा हूं, कॉमन सेंस से संबंधित क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। स्प्रिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस क्यों होता है? ठीक है, स्प्रिट को हम हाथ पर रखते हैं तो ठंडा महसूस होता है। इतना ही नहीं होता है, अगर आप हाथ पर रखे ना थोड़ी देर बाद वो स्प्रिट गायब भी हो जाता है। ठीक है, अब ये जो मैंने बोला आगे, ये आपके सवाल का जवाब कहीं ना कहीं दे जाएगा। तो सवाल है, क्योंकि यह क्रियाशील तत्व है, यानी कि इट इज एन एक्टिव सब्सटेंस, अवाष्पीय द्रव्य है, यानी कि ये जल्दी से इवेपोरेट नहीं करता है, अत्यधिक वाष्पीय द्रव्य है, बहुत तेजी से इवेपोरेट करता है, कम वाष्पीय द्रव्य है, मतलब हल्का फुल्का लाइटली इवेपोरेट। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है? इस बात को समझना हो तो स्प्रिट को आप फिर से याद करिए। एग्जांपल, हाथ पर अगर हम स्प्रिट रखें तो हमें ठंडा लगता है और थोड़ी देर में स्प्रिट गायब हो जाता है। गायब क्यों हुआ? इसी की प्रक्रिया को तो हम वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन कहते हैं। अगर कोई चीज गायब हो जा रही है, पानी है रखा था, शाम तक आया पानी गायब धूप के कारण, क्यों? क्योंकि उसका लगातार क्या हो रहा था? वाष्पीकरण। तो स्प्रिट भी हमारा गायब हो जा रहा है थोड़ी देर बाद। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिट का बहुत तेजी के साथ क्या होता है? इवेपोरेशन होता है, यानी कि वाष्पीकरण होता है। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल, किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है? ऑब्वियस है, सबसे कम वही होगी जहां पर दोनों के दो एटम्स के बीच का स्पेस बहुत कम हो, ताकि वो हिल डुल ना पाए। सोच लीजिएगा आंसर क्या होगा, ठोस, द्रव्य, गैस, नन। तो आंसर आपको क्लियर है, एक साथ दो आंसर मिल गए होंगे। इसका आंसर ठोस है, क्योंकि ठोस के बीच में सब एटॉमिक जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कौन सा यौगिक है, मतलब विच इज एन कंपाउंड, ये मैं पूछ रहा हूं। कंपाउंड किसे कहते हैं? मैं फिर से दोहरा दूं, जिसमें दो लोगों के बीच में कॉम्बिनेशन एक फिक्स रेशियो में हो। तो वो ऑप्शन सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, 2008 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए शहद एवं नमक, शहद और नमक को मिलाने पर यौगिक बनेगा। दूसरा, दूध तथा पानी को मिलाने पर यौगिक बनेगा। तीसरा, शहद और पानी को बनाने से मिलेगा। और चौथा है पानी तथा साबुन को मिलाने से बनेगा। कौन सा सही आंसर होगा? सोचिए। सबसे पहली चीज, शहद और नमक को मिलाएं, मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियस है ये क्या हो जाएगा आपका? यौगिक तो होगा नहीं। इस स्थिति में हम उसे क्या बोल सकेंगे? तो जवाब है उसे अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में विषमांगी मिश्रण हम कह सकते हैं। ऐसे दूध और पानी एक दूसरे में घुल तो जाएगा, लेकिन पानी कितना मिलाएं इसका कोई कैपेसिटी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट ये है कि दूध 40 रुपए किलो वाला है कि 20 रुपए किलो वाला। 40 वाले में पानी 100% और दूध 100% और पानी 0, और 20 वाले में 50% दूध और 50% पानी होगा, तो उसका कोई रेशियो तो होता नहीं है, इसलिए ये भी हमारे योग्य नहीं है। शहद एवं पानी, शहद और पानी आप घोलने का प्रयास करेंगे, घुलेगा ही नहीं। गर्म पानी होगा तभी डिजॉल्व हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है,
अंतिम में पानी तथा साबुन। पानी, अगर साबुन पानी में ऐसे ऐसे हिलाएं तो उसमें ऑब्वियस आप देखते हैं वो मिल जाता है, और साबुन के कुछ अपने फॉर्मूले भी होते हैं जो आपने पढ़े होंगे, तो इसलिए ऑप्शन एक ही बच जाता है हमारे पास, कौन सा? डी। ठीक है, साबुन तथा पानी। भूप्रपट्टी में ये बहुत क्लियरली मैंने समझाया था, सबसे अधिक मिलने वाली धातु कौन सी? अंडरलाइन करिएगा, सवाल में धातु पूछा गया है। सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम। आपको बताया गया है एल्युमिनियम। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? अब तत्व पूछा तो इसमें मेटल भी आएगा, नॉन मेटल भी आएगा, तो जवाब होगा सर नॉन मेटल में भी सबसे, अब मेटल और नॉन मेटल में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता? तो नॉन मेटल पाया जाता। कौन सा नॉन मेटल? ऑक्सीजन। ऑप्शन 4 थे, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम। झटके में बच्चे एल्युमिनियम मार देते हैं, ध्यान नहीं देते, तो ध्यान देना, तत्व पूछा है या धातु पूछा है? तत्व पूछेगा ऑक्सीजन, धातु पूछेगा एल्युमिनियम। अंतराण्विक बल सबसे अधिक किसमें होता है? ठीक है, यानी कि समसंजयन बल यानी कि कोहेसिव फोर्स किसमें सबसे ज्यादा होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में? अभी ऐसे बताया जा चुका है आपको, ठोस में। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा, डिटेल बोलूंगा, बहुत लोग को समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है, ये क्वेश्चन है। तो जवाब है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पीबी बराबर एनआरटी, याद आ रहा है? ठीक है, ये गैस का इक्वेशन है, पीबी बराबर एनआरटी, और पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हम कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई भी एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ना शुरू कर देगा। अब चलते हैं प्रेशर कुकर के पास, क्योंकि बुक्स में पढ़कर ये चीजें थोड़ी समझ में कम आती हैं। प्रेशर कुकर के अंदर क्या है? हवा हम निकलने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर गैस हमारी भरने लगेगी। अगर गैस भरने लगेगी तो क्या बढ़ने लगेगा? तो जवाब है प्रेशर, पी बढ़ जाएगा, और पी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो दाल जल्दी पक जाएगी। ऑब्वियस है, कितना सिंपल था। ठीक है, कितना इजीएस्ट वे मैंने आपको बताया। इसके नाते, इसके अंदर गैस भर जाने के नाते पी बढ़ेगा, पी बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, और टी बढ़ेगा तो ताप बढ़ने के नाते दाल जल्दी पक जाएगी। ठीक है, इसी का उल्टा सवाल भी है। हम अगर कहीं चले जाएं पहाड़ों पर, यहाँ पहाड़ पर जाकर अगर यहाँ दाल चुराने लगे, ऐसा रिस्क मत लीजिएगा जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, आप ऐसे पहाड़ पर जाइएगा जैसा बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ जाकर दाल पकाइएगा। ठीक है, अब ऐसे में अगर आप दाल पका रहे हैं तब भी जल्दी पक जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? घटता है, ये जानते हैं आप, दाब कम होता है, और अगर पी कम होगा तो टी भी क्या होगा? कम होगा। अब वही दाल कम ताप पर पक जाएगी, क्यों? क्योंकि प्रेशर घट गया तो ताप भी घट जाएगा, तो वही चीज जल्दी पकने लगेगी। तो ऊपर जाने पर दाल जल्दी पकेगी, और कुकर में दाल जल्दी क्यों पकेगी? क्योंकि वहां प्रेशर बढ़ जाएगा और ताप भी उसी के साथ इंक्रीज कर जाएगा। तो दोनों चीजें एकदम अलग अलग टेस्ट की हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नमक तथा नौसादर को अलग किया जा सकता है। हम नमक और नौसादर को अलग करना चाहते हैं तो कौन सी विधि हमें यूज करनी चाहिए? क्रिस्टलाइन द्वारा, प्रभावी क्रिस्टलाइन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमें नमक और नौसादर अलग करना है तो नौसादर कैसा पदार्थ है? जवाब है नमक। यहां मतलब जब मैं कहूं अलग करने का मतलब दोनों को अलग कर देना, अलग अलग। नमक भी है, नौसादर भी है। मान लीजिए नौसादर है हमारा, एक साथ मिला जुला है, तो क्या करें? तो जवाब है सर, इसमें हम ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया लगाएं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया लगाएं, यानी कि हीट कर दें, तो नौसादर ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, यहां से उड़ जाएगा, मतलब ये गायब हो जाएगा, यहां सिर्फ क्या बच जाएगा? तो जवाब होगा सर नमक। नमक अलग, नौसादर अलग। तो ये प्रक्रिया कौन सी होगी? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कई ऐसे पदार्थों में काम आता है अलग करने के, तो उसमें आप कैसे पकड़ेंगे कि ऊर्ध्वपातन? आप पदार्थों को याद रखे रहिए कि कौन कौन से पदार्थ ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, जैसे आयोडीन, जैसे नौसादर, जैसे कपूर। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, अगला, नमक का जलीय विलयन है। अगर नमक को जल में घुमा दिया जाए, हिला दिया जाए, क्या होगा? आपको क्या लगता है? तो ऑप्शन है, तत्व बनेगा, यौगिक बनेगा, समांग मिश्रण बनेगा, विषमांग मिश्रण बनेगा। तो दिमाग लगाइए, सोचिए, नमक और पानी को एक साथ ऐसे हिलाएं तो थोड़ी देर बाद नमक क्या हो जाता है? गायब। बिल्कुल वैसे ही जैसे चीनी को अगर पानी में घुमाते हैं तो गायब बनकर शरबत बन जाता है। याद आ रहा है? तो बिल्कुल वैसे ही है, यानी कि ये होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि
समांगी मिश्रण बना लेगा, उनका दोनों का स्टेट सेम हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। निम्नलिखित में मिश्रण है कौन सा, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? ऑप्शन सुन लीजिएगा जरा। टूथपेस्ट, विच इज एन मिक्सचर, ये बताना है आपको छांट छांट कर इसमें से, लोहा, चांदी, दूध, चीनी, स्याही और हवा, ठीक है, ये बताना है इसमें से कौन क्या है, मिश्रण कौन सा है। तो देखिए लोहा और चांदी तो ऐसे ही काट दीजिए, क्योंकि ये सब क्या है, मेटल्स में आ जाएंगे, तो काम खत्म, यानी कि धातु में आ जाएंगे। अब बाकी बचा टूथपेस्ट, दूध, चीनी, स्याही, हवा। अपना आर्गुमेंट एक एक पर करिए और बताइए जरा क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ हवा पर, तो हवा किसी जगह की अच्छी हो सकती है, जैसे गांव में जाइए वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी। शहर में आ जाइए जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, ज्यादा वहां पर संसाधन चलते हो, स्कूटर या चार पहिया, दो पहिया, वहां में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। तो हवा कोई निर्धारित वैल्यू में तो नहीं रहता कि इसमें कार्बन कितना होगा, ना ऑक्सीजन कितना, नाइट्रोजन कितना। तो इसलिए हवा कैसा है, एक मिक्सचर है, ठीक है, मिश्रण है। दूसरा लिया स्याही। स्याही पर अगर डिस्कशन करें तो स्याही भी अलग अलग तरीके की है, जैसे मार्कर की स्याही अलग टाइप की होगी, जबकि अगर हम बात करें किसी जेल पेन की तो उसकी स्याही अलग होगी, तो उनके केमिकल कॉम्बिनेशन अलग अलग, इसलिए स्याही भी क्या हो जाएगा, हमारा मिक्सचर हो जाएगा। चीनी आते हैं, अब देखिएगा चीनी क्या है, तो आपको मालूम है ग्लूकोज का एग्जाम्पल हम ले लें, ज्यादा ना सोचे, C6H12O6, तो एक निश्चित फॉर्मूला होता है, रेशियो होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो इसलिए ये हमारा मिश्रण नहीं होगा। दूध की बात करें तो दूध कहीं गाढ़ा भी हो सकता है किसी भैंस का, और किसी भैंस का हल्का, या फिर वो भी ना समझे तो भैंस का गाढ़ा और गाय का हल्का, थोड़ा पतलापन लिए होता है, यानी कि इसे हम मिश्रण की श्रेणी में रख सकते हैं। और बचा टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट जो हुआ यहां भी मामला अलग अलग है। बाबाजी वाला टूथपेस्ट होगा तो उसमें आपके बबूल की मात्रा और नीम की मात्रा ज्यादा होगी, और कोलगेट होगा तो उसमें कैल्शियम और फ्लोरीन की मात्राएं ज्यादा होंगी। उनके ऐड में, उनके टूथपेस्ट में नमक भी मिलेगा आपको, है ना, अगर आपके टूथपेस्ट में नमक है तो कोलगेट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कोई फिक्स कंसंट्रेशन नहीं है, तो टूथपेस्ट भी कहाँ आएगा, मिश्रण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व धातु नहीं है, कौन सा तत्व धातु नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा, सोना, एंटीमनी, तांबा, लोहा। अब ये याद करने वाली बात है कि आपको कितना दिमाग में रहता है, इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूं। हर कोई जानता है सोना, तांबा, लोहा, इनके गुण आप जानते होंगे, हार्ड होते हैं। आप धातु की पहचान कैसे करते हैं? जो चमकीले हो, जो सॉलिड हो, जो खींचने पर लंबा खिंचा जाए, ऐसी चीजें आपकी क्या है, धातुएं हैं। तो ये तीनों गुण सोना, तांबा और लोहा में मौजूद है, इसलिए हम इनको धातु कहते हैं। बचा एक ही ऑप्शन हमारे पास ले देकर, एंटीमनी। तो ऑब्वियस है ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंटीमनी। ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया क्या होती है? ठीक है, ऊर्ध्वपातन जब होता है, ठीक है, उस समय क्या होता है? सबसे पहले गर्मी पाकर गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, अणुओं के बीच आकर्षण बल शून्य, ठोस का द्रव्य में अल्पकाल के लिए परिवर्तन, अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। मैं समझा चुका हूं, आप जो हीट करते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, और तुरंत वो ठोस से किस में बदल जाता है, गैस में। तो इसलिए ऑप्शन ए होगा, गर्मी पाकर गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अब एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, हीरा तथा ग्रेफाइट क्या है? ठीक है, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से ही बनते हैं मेरे दोस्त। हाँ, अगर आप थोड़े जानकार हैं, इंटरमीडिएट हैं, तो आपको पता होगा sp2 और sp3 शेप में होते हैं, दोनों अलग अलग, तो उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, ये दोनों बने कार्बन से ही होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट काला होता है और हीरा क्या होता है, सफेद। इस तरीके के पदार्थ जो एक ही तत्व से बने होते हैं पर उनका कैरेक्टर अलग अलग दिख रहा हो, उसे हम लोग अपरूपी पदार्थ कह सकते हैं। उनका रूप एक दूसरे से मैच करता हुआ है लेकिन कैरेक्टर सेम नहीं है, ठीक है। अगला, भाप क्या है? अब सोचिए जरा, भाप अचानक से कोई पूछ ले कि वाटर वेपर क्या है, तो बहुत लोग चौंक जाएंगे, सोचने लगेंगे कि हवा में उड़ा, पानी ऊपर गया तो फिर एयर से मिल गया होगा, कुछ उसमें इंप्योरिटी आ गई होगी। ऐसा नहीं है, भाप भी क्या है, पानी का ही रूप है। भाप को अगर आप थोड़ी देर के रख दे तो फिर वो पानी में कन्वर्ट कर जाता है, यानी कि भाप बनने के बाद भी उसका फॉर्मूला H2O ही लिखा जाएगा। तो अगर फिक्स है उसका फॉर्मूला तो पक्का है, उसे हम क्या बोलेंगे? तो जवाब है यौगिक, ठीक है। ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन पढ़ा, डिस्कशन कर लिया, समझ में आ गया। अगला, बिना बूझा चूना क्या है?
ये मैं समझा चुका हूं कि बिना बुझा हुआ चूना केवल अपना गला तर करता है, थोड़ा बहुत पानी ले लेता है, और ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता ग्राही पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए और आपके द्रव्य का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत। कृपया कमेंट और शेयर बनाए रखिए, और इसी उम्मीद के साथ कि आप ऐसा करेंगे जरूर, मैं इजाजत लेता हूं और अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात करूंगा। अगली हमारी एक बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो, हर एग्जाम्स में जनरली इसको पूछा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।